हेलो एंड वेलकम टू द रिवीजन बैच। कंपनी लॉ का रिवीजन बैच है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बैच है इसका नाम पता है मैंने क्या रखा है, आपको पता ही चल गया होगा, सीएस बनाने वाला बैच। सीएस बनाने वाला बैच क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब बच्चों को डर लगता है। और क्यों लगता है, अभी तक क्यों लगता था और अब क्यों नहीं लगेगा, वो आपको मेरा बैच अटेंड करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। जो फियर है कंपनी लॉ का वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है और जो पूरा शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी कल मेरी क्लास में मिल गया होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना बैच स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर बैच है ये आपका दिसंबर 24 एंड जून 25 दोनों के लिए है। रिवीजन बैच है, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज ओनली अ रिवीजन बैच, रेगुलर बैच नहीं है। इसको मुझे रिवाइज कराना है जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो एक गो में रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना वो है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। अब इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ इंडिया में कैसे आया, कैसे उसका जन्म हुआ, तो एक्चुअल में जो इंग्लिश पेरेंट्स हैं, जो इंग्लिश लॉ है, वहां से अडॉप्ट किया गया हमारा कंपनी लॉ। अगर आप बोलोगे कि क्या हम किसी और का जो सिद्धांत हैं या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको अडेप्ट किया है, तो यस, अपना लॉ नहीं है, ये चेरिस्ड चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो था। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले ना कंपनीज एक्ट नाम नहीं था, नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट था और वो फिर चेंज हुआ कंपनीज एक्ट में। तो क्या ये जो दो वर्ड्स थे उनको बुरे लग रहे थे, इन्होंने हटा दिया और कंपनीज एक्ट कर दिया? इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप देखोगे, अगर आपको पता होगा कि जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या होता है। जॉइंट स्टॉक मतलब दो और तीन चार मतलब पर्सन, एंड उनका क्या है, तीन चार पर्सन है और उनका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली है। जब उनका पर्पस फुलफिल हो गया तो वो डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, इसलिए आप देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे, देखो आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी थे 50, 57, 60, 66, इतनी जल्दी जल्दी ये चीज चेंज हुई, इतनी जल्दी जल्दी ऑल टुगेदर एक्ट चेंज करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था, इसका जो स्कोप था वो बहुत नैरो था। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसका वाइडर स्कोप और जो इतनी जल्दी चेंज ना करना पड़े। तो फिर आया हमारा कंपनीज एक्ट। पहला कंपनीज एक्ट आया 1936 में एंड सेकंड आया आपका 1956 में, सॉरी, पहला आया 1936 में एंड देन दूसरा आया 1956 में। तो 56 वाला तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी टाइम के साथ, देखो चीज जो होती है वो टाइम के साथ मांगती है चेंज। ठीक है, तो 96 और 56 तब भी बहुत टाइम चल गया। ठीक है, अब इसको चेंज किया कंपनीज एक्ट 2013 ने, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं करंट। इसका स्पेसिफिकली जो रीजन था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे? हर चीज पहले क्या होती थी, मैनुअल होती थी। ठीक है, भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, हर लॉ में यही होता था कि क्योंकि ये साधन ही नहीं थे ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हर चीज के लिए आप ऑफिस से ऑफिस, ऑफिस से इधर उधर भाग रहे हो, कभी क्लाइंट के पास, कभी ऑफिस के बाद, कभी लंबी लंबी क्यूज में लग रहे हो। तो ये सब चीजों की जो चीज है वो अननेसेसरी टाइम था, वेस्ट। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम थी। तो इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया, ट्रांसपेरेंसी आई, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बने। ठीक है, तो मेजर चेंज अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे, लेकिन स्टिल कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अंकिता मैम से क्लास ली थी और मैम ने मुझे बताया कि ये चीजें होती हैं और ये रीजन होता है, इसलिए हमारा एक्ट बना। ठीक है, चलो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द मेन रीजन why we switch to Companies Act 2030 from 1956. Okay, now सेकंड जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? हमारा सेकंड टॉपिक था कंपनीज बिल। ठीक है, कंपनीज बिल क्या होता है और कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो बिल है आपका, ये जो बिल है ये आपका एक्ट में कैसे चेंज होगा, हम ये जानेंगे। 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले जो बिल होता है ये एक रफ ड्राफ्ट होता है। ठीक है, जब एक्ट बना हमारा पूरा, उससे पहले ऑब्वियसली अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, अब आप इसको एक एग्जांपल से सोचो और बहुत ही सिंपल है। आप अपने घर में जिस भी पोजीशन में हो, मतलब मम्मी पापा तो बड़े हैं ना, तो अगर कोई चीज है, आपका हो सकता है एल्डर सिबलिंग भी हो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब ये दो, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, आपको कोई अपनी विश या अपनी कोई डिजायर, कोई डिमांड आपको फुलफिल करनी है, तो आप क्या करोगे? पहले आप दोनों के पास जाओगे। ठीक है, और आप उनके अप्रूवल लोगे। जब अप्रूवल मिल जाएगी
तो ये होगा फुल प्रूफ प्लान कि भैया अब तो हमें इजाजत मिल गई, हम अपने काम कर सकते हैं। तो सेम हमारा बिल के साथ होता है। बिल जो हमारा है वो ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट को हमें अब क्या करना है, हमें एक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हम उनकी अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और जब अप्रूवल मिल जाएगी और प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम सब पे लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। और ये कंपनीज एक्ट, अगर आप एक चीज देखोगे, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए स्टार्टिंग में। तो क्यों आए, देखो जो चीज लिख गई वो लिख गई, लेकिन प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है ना कि वो उतनी अच्छी तरीके से कंप्लाई भी हो रही है। हो सकता है उसमें कोई लूप होल हो सकता है वो चीज कहीं मिस कर गए हो लिखना। तो इसलिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी सोचोगे कि कंपनीज एक्ट जब बना बना था तब बिल्कुल इंस्टेंटली बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि चेंजेस बहुत करने पड़े। धीरे धीरे लोगों को जो एक्ट बना रहे थे, जो एक एक्चुअल मार्केट होती है, उसमें देखा गया कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये कंप्लाई नहीं हो पा रहा है इजीली, या फिर कोई लूप होल्स निकल रहे हैं, तो हमारा पर्पस डिफीट हो रहा है ऑल टुगेदर। तो इसलिए अमेंडमेंट्स आए। तो अब आप नोटिस करोगे इस बार के सिर्फ 3 चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आई है, सिर्फ 3 चैप्टर्स में अमेंडमेंट आई है, ठीक है। अमेंडमेंट नोट्स मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, देख लो आराम से, ठीक है। उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल मेरा, और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री है। अब जो मेन चीज है, जो जिसके लिए हम बैठे हैं, कंपनी लॉ की डेफिनेशन और मीनिंग तो बता दो। मीनिंग एंड डेफिनेशन में डिफरेंस है। पहली चीज, मीनिंग जो होता है हमारा जर्नल मीनिंग होता है, डेफिनेशन होता है कि जो लिख दिया, जो कह दिया, वो डिफाइंड है, ठीक है। वो किसके अंदर होता है, वो एक्ट के अंदर होता है। अब मीनिंग की मैं अगर बात करूं, जो जर्नल सेंस में हम बात करते हैं, वो ये है कि जो वर्ड कंपनी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, COM, अगर हम COM की बात करें तो टुगेदर, ठीक है। एंड PNY मतलब ब्रेड। तो जो पर्सन साथ में बैठ के अपनी मील्स ले रहे हैं, वो कंपनी है। आप कहते नहीं हो यार कोई कंपनी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है वहां जाने का, ठीक है, साथ में कोई चलने वाला। सो इट रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैं एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जो भी एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं दुनिया में, सब में फर्स्ट में होगा आपका कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, और उसका कि वो किस किस पे लागू होता है, ठीक है। लाइक होल ऑफ इंडिया है, एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो होगा आपके सेक्शन 1 में बात। सेक्शन 2 में हमेशा आपकी डेफिनेशंस डिफाइंड होती हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी का नंबर आता है। तो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे बताओ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ क्यों बोला है भाई, एक्ट तो बन गया ना अब, तो एनी प्रीवियस लॉ क्यों बोला है? उसने बोला है जो भी कंपनी इसमें बनेगी या फिर पिछले बन चुकी है। अगर कोई कंपनी जॉइंट स्टॉक में भी बनी है ना, वैसे तो शायद पॉसिबल हो, इसमें भी बनी है। अगर आप देखोगे ऊपर उस वाले उसमें है, मैं एक मिनट, अगर 1830 में था ना, यस 1850 में, अगर 1850 में भी कोई कंपनी बनी है अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, तो वो भी लिया जाएगा, उसमें भी सारे कानून कंपनीज एक्ट के फॉलो होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने जॉइंट स्टॉक का चला रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हमें इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, और डेफिनेशन जब भी आप लिख रहे हो आपको टू द पॉइंट लिखना है, एक से वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो। अब हमें समझ में आ गया कंपनी क्या होती है, कंपनी एक्ट के अंदर क्या कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ सबसे पहले तो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कोई जिए मरे उससे उससे कोई मतलब नहीं होता, वो कंटिन्यू रहेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है इसकी, कंपनी के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इजीली ट्रांसफरेबल होंगे शेयर्स, ठीक है। कंपनी टू सू और सूट, मतलब कंपनी सू भी कर सकती है अगर कुछ गलत हुआ है सामने वाले को, और खुद पे भी आरोप लग सकते हैं। ये एक सिटीजन नहीं है, एज पर सिटीजन एक्ट 1955 कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन।
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। भैया ये वाला जो टॉपिक है इसमें तो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसका तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर। टर्मिनेशन ऑफ एक्जिस्टेंस मतलब वाइंडिंग अप कर दो आप, ठीक है। अब इसको एक एक करके देखते हैं और इसमें आपके केस लॉज भी आएंगे। नाउ सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी दैट इज अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, हमने क्रिएट करी है ना, लॉ के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है। इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ये कोई इंसान नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब क्योंकि नेचुरल नहीं है, और जुडिशियल क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। समझ आ गया। नाउ ऑन इनकॉर्पोरेशन बिकम्स अ कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो क्या है, एक इनविजिबल है, हमें कंपनी दिखती है नहीं, इंटेंजिबल है, हम छू सकते हैं कंपनी को नहीं, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ एंड इट इज कैपेबल ऑफ इंजॉइंग राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटीज। उसके भी कंपनी के अपने राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, बट वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, और एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ कागजों में करती है, इन लॉ, ठीक है। एंड इट इज क्लोथ विद मैनी राइट्स, ऑब्लिगेशन, पावर्स एंड ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो कंपनी में भी तो हर चीज एप्लीकेबल होती है ना, इसीलिए बोला गया है। नाउ सबसे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसको इन डिटेल में पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है कैसे, इट बियर्स इन ओन नेम, इट्स ओन नेम, ठीक है, एंड एक्ट्स देयर अंडर। कंपनी का अपना कोई नाम होता है, XYZ लिमिटेड, कंपनी का अपना नाम हो गया, इट्स ओन नेम। its assets are separate and distinct from those its members। ठीक, कंपनी के अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो उसके एसेट्स भी उसके नाम पर होते हैं। इट्स डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर्स हु कंपोज इट, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग है। इट कैन एक्वर डेट्स, बोरो मनी, हैव अ बैंक अकाउंट, कंपनी के नाम पे सबसे पहला बैंक अकाउंट खुलता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय पीपल, ठीक है, हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड वही मैंने जो आपको बताया, सू और सू, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ ओइंग प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। तो ये है आपकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब मेन चीज जो होती है वो ये होती है कि अगर आपका इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, तो आपको कितना लिखना है। अगर इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पे आपके शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा एलॉबरेट करके आप लिख दोगे एंड गुड टू गो, आपको आपका सफिशिएंट है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब जो मेन चीज है ना वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया सेपरेट लीगल एंटिटी पे तो बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, इतना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आएगी क्योंकि हम इसके साथ यहाँ पर केस लॉ भी करेंगे, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अगर मैं बात कर रही हूँ XYZ लिमिटेड है तो ये अलग है, एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर्स लगा लो, डायरेक्टर्स लगा लो, प्लस डायरेक्टर्स सब अलग है, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हैव इट्स ओन नेम, एक्ट्स, हैज अ सील ऑफ इट्स ओन एंड इट्स असेट्स आर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ये जो केस की हम बात कर रहे हैं इसको मैं फटाफट समझाती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। सोलेमन वर्सेस सोलेमन कंपनी लिमिटेड, मतलब ये एक तरीके से हो गया ओनर और ये हो गई कंपनी का नेम। ये एक लेदर इंडस्ट्री थी, ठीक है। पहले पहले क्या था, सोलेमन का सोल प्रोपराइटर था, ये सोल प्रोपराइटर था। अब ये सोल प्रोपराइटर था और धीरे धीरे क्या करा इसने, अपनी सोल प्रोपराइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। एंड फिर जब लिक्विडेशन हो रहा था, जब वाइंड अप हो रहा था, लिक्विडेशन हो रहा था, तो जो क्रेडिटर्स थे सोलेमन वर्सेस ये सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड के, उन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है, हम उसको सोलेमन को पर्सनली लायबल मानेंगे बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी की तो है, इसी की तो कंपनी है। तो ये एक लैंडमार्क केस बना था, पता है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी थी ना, जो डिसीजन दिया, उसने ये बोला, यही समझाते हुए कि इन आइज ऑफ लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी है तो हम उसको लायबल नहीं मान सकते। वो उसकी जो सोलेमन है, जो ओनर है, ठीक है, कंपनी को जो ओन करता है, उसकी लायबिलिटी उतनी ही है जितनी उसके शेयर्स हैं, जितने उसके शेयर्स का कॉल है, ठीक है, जितना भी उसका पैसा है वो उतना ही लायबल है, उसकी पर्सनल एसेट्स पे हम हाथ नहीं मार सकते। तो ये चीज इस केस में थी और इसी से पता चला कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। तो सेम अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आपको ये वाले केस को रेफर करना ही करना है, और मैंने इसको समरी फॉर्मेट में बता दिया, ठीक है। ये लैंडमार्क केस था और इससे ही डिफाइन हुआ था कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है।
परपेचुअल सक्सेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। परपेचुअल सक्सेशन ऑब्वियसली अगर कोई मर भी गया तो कोई बात नहीं, आप जो आपकी कंपनी है वो चलती रहेगी, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, मुझे कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताना जरा। अगर इसी की जगह कोई और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई तो किसको फर्क पड़ता है परपेचुअल सक्सेशन का? ठीक है। अ कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और डिपार्चर of any member or a director. It remains the same entity despite total change in membership. अगर बिल्कुल ही चेंज हो जाए तो बात अलग है, वरना ऐसे एक के जाने से फर्क नहीं पड़ता। इसका जो लैंडमार्क केस था वो था गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पिशोक टी कंपनी लिमिटेड 1982 में आया था। ठीक है। नाउ सेपरेट प्रॉपर्टी, ये भी वही चीज है। कंपनी बीइंग लीगल पर्सन एंड entirely distinct from its members, capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. अब एक चीज है, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद में बताती हूँ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, कॉल्ड शेयर्स। द शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। द शेयर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डिवाइड बाय लॉ ऑन फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर कंपनी प्राइवेट है तो आप फ्री ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, अगर आपकी पब्लिक है तो आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स का। नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली वेडेड टू द कंपनी। परमानेंटली शादी किसी की नहीं होती शेयर होल्डर की, ठीक है। जब तक उसके पास शेयर्स है तब तक बोल वाला है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तू कौन मैं कौन वाली बात हो जाती है। ठीक है। नाउ ये जो है ना, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं आपको इसका आंसर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है। इन केस ऑफ एनी शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, अगर शेयर होल्डर के कोई अग्रीमेंट होता है, ठीक है, अमंग द शेयर होल्डर्स विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, लाइक आपने सुना होगा राइट ऑफ रिफ्यूजल और प्रीमेटिव, ठीक है, तो गिवन टू एनी शेयर होल्डर्स वेदर सच रिस्ट्रिक्शंस आर एनफोर्सेबल और नॉट इफ द सेम आर नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। राइट नाउ, कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड बी sued इन इट्स ओन नेम। ठीक है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स किसी को सू करना मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स। मैंने केस डाल दिया किसी पे, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन और टू ब्रिंग अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कंपनी ने कुछ धांधलेबाजी कर दी, कुछ चीज कर दी जो आपने उसके ऊपर केस डाल दिया क्योंकि आपका पैसा है उसमें। सिमिलरली द कंपनी में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स ओन नेम, तो मतलब उसके अगेंस्ट भी हो सकता है और वो भी कंपनी किसी के ऊपर कर सकती है। अब यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है, पढ़ो क्या है। देखो, एक इलिस्ट्रेशन है, बेसिकली वो क्या बोल रहा है, हमने बोला ना कंपनी भी केस कर सकती है और कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी है अंतरिक्ष लिमिटेड। अंतरिक्ष लिमिटेड कैन फाइल, मतलब कंपनी भी फाइल कर सकती है केस। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिफेमेशन आर्टिकल लिखा गया, ठीक है, डिफेमेटरी आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, अब कंपनी खुद तो नहीं जा सकती, ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो वो क्या करेगी, वो ऑथराइज करेगी किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो कंपनी के बिहाफ पर जाकर फाइल करेगा केस। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, इज नॉट अ सिटीजन। क्यों? कंपनी तो हमारा अपनी इंडिया में हमने इनकॉर्पोरेट करी है, सब है, तो वो सिटीजन क्यों नहीं है? क्योंकि एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसके लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। जो भी सब नेचुरल पर्सन है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सिटीजन माने जाएंगे, बट नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट इज नॉट अ सिटीजन एज अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, एक सेकंड। एंड द रीजन एज टू वाई कंपनी कैन नॉट ट्रीटेड, वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं। ठीक है, अब ये जो है इससे रिलेटेड एक ये केस है आरसी कूपर का, ये आप पढ़ लेना, ये भी लैंडमार्क केस है। ठीक है, ये आपको सेपरेट प्रॉपर्टी क्या है वो बताता है। इसका अगर आपको चाहिए तो मैं आप समरी नोट जो है वो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हो वहां से, या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी अपने। ठीक है, अब कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। हाँ, नेशनैलिटी और रेजिडेंस होता है उसका, बट उसकी सिटीजनशिप नहीं होती है। अब आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। देखो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी?
लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है और वो डिफाइन होता है हमारे कौन से डॉक्यूमेंट में, जो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रही थी स्टार्टिंग में, हमारा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमें पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारे मेजर 5 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से? पहला नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसको हम सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल क्लॉज और लिमिटेड सॉरी लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है, कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बाय गारंटी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, और ये डॉक्यूमेंट है ठीक है, ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अब ऑब्वियसली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का नाम नहीं दिखा सकती हूँ, बट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट है एमओए एओए वो दिखता कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्या वो बिल्कुल वैसे के जो हम पढ़ते हैं? तो यस, बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है और वैसे ही पढ़ा जाता है। यह है इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यह है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, यह है लिमिटेड, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगी कि जब एमओए में हम क्लॉजेस की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखा होता है। और ये कंपनी बहुत पुरानी है, ये 1956 के टाइम की है, देखो, परसुएंट टू सेक्शन 1956, तब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चलता था। नाउ ये देखो, ये है आपका एमओए, ठीक है। एमओए में ना बेसिकली हमारे 5 क्लॉजेस तो होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज जो हमारा होता है ना उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ये है आपका नेम, नेम ऑफ द कंपनी। फिर है ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, सिचुएटेड कहाँ है? एनसीएलटी, सॉरी एनसीआर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश, तो ऑब्जेक्ट्स में आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आएगा मेन, देन होगा एंसिलरी मतलब उससे लगे हुए, और फिर अदर ऑब्जेक्ट्स। हम सब कुछ क्यों डाल देते हैं एक साथ? वो इसलिए कि ये जो चीज़ है ना इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारा मेन काम है, लाइक to take over the existing business and to carry on the business of providing engineering services in the field of power project construction buildings highways and other infrastructure projects। तो इसने बेसिक अपना बता दिया कि जो मेन ऑब्जेक्ट है मेरा ये है, इसके अलावा जो मेरी एंसिलरी हैं, ये देखो ये वाला जो है आपका, ये एंसिलरी है। ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम ये काम भी कर सकते हैं कैसे? अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है हमारा मेन, तो हम एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे, लीज एक्सचेंज, अदरवाइज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा कैटेगरी आती है थर्ड कैटेगरी आती है हमारी अदर ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड कैसे है कि अगर मेरे पास, भैया देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो 100 रुपए का मैंने एक शेयर लिया, ठीक है, तो मेरी जो लायबिलिटी बनी ना वो 100 रुपए की बनी। जब मैंने उसको पे ऑफ कर दिया, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है कंपनी को, ना मेरी कोई लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये लिमिटेड इसलिए बोला गया है। अनलिमिटेड होती तो मेरी भी एसेट ले लेते, है ना। और अगर गारंटी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जिस तरीके से पैसे वैसे लिखे हैं, यहाँ पे अगर एक अमाउंट लिखा होता 500 रुपये, तो नो मैटर वॉट मेरे 500 रुपये की गारंटी मैंने दी है, तो बस मेरे वो होते एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। The authorized share capital of the company is what? 10 crore divided into 1 crore equity shares of 10 each, ठीक है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी पैसे होंगे, उनका इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आपके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके पहले होते हैं ना, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, वो है। ये 2005 में बनी थी कंपनी। देन इसका ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये बाय लॉज होते हैं, दीज आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड एज टाइम टू टाइम एंड ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हम सबको पता है कि अगर कोई चीज़ इसमें ऐसी लिखी हुई है और हमें चेंज करनी है, तो बाय वे ऑफ पासिंग एसआर हम इसको अल्टर कर सकते हैं। कंपनी का नाम है, द डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड मीन्स सब डेफिनेशंस वगैरह होती हैं और इसके इंटरनल लॉज होते हैं, ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल पढ़ लेना। Liability of a member as shareholder extends to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him. अब exceptions to the principle of limited liability. लिमिटेड लाइबिलिटी तो ठीक है, हमारी उतनी लाइबिलिटी होगी, बट कहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि जहां पर मेंबर सारे सर्वली लायबल होंगे। वो क्या होंगे केसेस? सबसे पहले तो ऑब्वियसली व्हेन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलो तो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
उसमें लिखा हुआ है कि आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो फिर सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेटा केस स्टडी भी आ जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड एंड कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये क्या है, हमें पता है, उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड। हमें पता है प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, ठीक है। अगर 7 से कम हुए तो स्ट्रेटजी जो उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम नंबर्स की, वो क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है टू द एक्ट, तो उसमें वो पनिशेबल है। और जो उसके मेंबर्स हैं, जो ये मेंबर्स हैं, ये सब जानते हैं, दे नोइंग द फैक्ट कि हमारे नंबर रिड्यूस हो चुका है, तब भी वो कैरी कर रहे हैं मोर देन 6 मंथ्स, मतलब उसकी इंटेंशन ही खराब है। यहाँ पे इंटेंशन खराब है तो वो कंपनी का वो एक्ट क्या बोलेगा कि भैया हटो, तुम्हें भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, तुम सब लायबल हो, ठीक है। देन थर्ड, व्हेन द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉडलेंट मैनर, कंपनी ही फ्रॉडलेंट मैनर में बनी है तो बाय फर्निशिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सरपासिंग मटेरियल फैक्ट्स। देन एनी बिजनेस कैरिड आउट बाय कंपनी डिफ्रॉड, क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप कर रहे हैं या कुछ है, तो आपका क्या है, अगर आपने बिजनेस कैरी करा, सबसे पहले आपके लॉ में ही बोला है कि आप अनलिमिटेड हो, तो आप सर्वली लायबल हो। सेकंड, आपने रिड्यूस स्टैट्यूटरी जो लिमिट है वो आप जान बूझ के अपना इंक्रीज नहीं कर रहे हो और काम करे जा रहे हो, कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो सर्वली लायबल हो गए, ठीक है। थर्ड, आपने इनकॉर्पोरेट गलत तरीके से करी कंपनी, सरपास करे उसके, सप्रेस करे उसके मटेरियल फैक्ट्स। फोर्थ, आपने बिजनेस कैरिड आउट जो किया वो डिफ्रॉड मैनर में किया, टू डिफ्रॉड क्राइटर्स और एप्लीकेंट्स, ठीक है। देन फेल टू पे डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन डिफ्रॉड टू डिपॉजिटर्स, तो मतलब अगर थर्ड पर्सन है उनको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो उसमें आप लायबल हो जाओगे सर्वली, ठीक है। अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, डायरेक्टर्स केएमपी जो है, टेकन बाय डायरेक्टर्स और केएमपी की अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, बाय फ्रॉड टेकन प्लेस, तो रिपोर्ट मेड बाय इंस्पेक्टर्स दैट कंपनी इज सर्वली लायबल, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि आपका सर्वली लायबल बनना बनता है, मतलब, ठीक है। तो ये केसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। अब है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या है, बेसिकली रेफर टू अ सेट ऑफ राइट्स गिवन बाय ऑल द पार्टीज, मतलब एक कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, ये आपकी कंपनी है, इन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। और सब कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस और राइट टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट समझ लो कि दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है जिसमें कि उनकी कुछ राइट्स हैं, उनकी कुछ लाइबिलिटीज हैं, वो उनको फुलफिल करनी होती है। बस छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स इट। नाउ ये मैंने आपको बता दिया, अब हम 2 क्वेश्चन करते हैं अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना होता है और कैसे लिखना होता है। अब देखो, ये स्कैनर का क्वेश्चन है, ठीक है, सुचित्रा प्रकाशन है, कंपनी लॉ का न्यू सिलेबस। नाउ अभी जो मैंने आपको टॉपिक कराया है एक्सेप्शंस टू लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, देखो, the privilege of limited liability for business debt is one of the principal advantage of doing business under the corporate form of organization with some exceptions। वो exceptions की बात कर रहा है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हाँ, हमें बोलना है कि हाँ एडवांटेज बहुत बड़ी है बट एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर मेंबर जो है वो सर्वली लायबल हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है पूरा आंसर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आंसर। द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस under the corporate form of organization. The company, being a separate person, is the owner of its asset and bound its liability. The liability of members as shareholder extends to contribution to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him. ये important चीज है, held, nominal value of the shares held and not paid by him, ठीक है। मैंने 100 रुपए का शेयर लिया है तो मेरी लाइबिलिटी उतनी बनती है। So members even as a whole are neither the owners and owners of the company's undertaking nor liable for its debts। तो ये मामला खत्म हो गया, ये प्रिविलेज है हमारे, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं और एक्सेप्शंस मैंने जो आपको बताए वो सारे वही हैं, ठीक है। जब एक तो स्टैट्यूटरी जो लिमिट है मेंबर्स की वो कम हो जाती है और पता है लोगों को कि हाँ जो मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं उस कंपनी में उनको पता है, तब भी वो 6 मंथ से ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो वो सर्वली लायबल होंगे। दूसरा मैंने आपको वही बताया, सारे पॉइंट्स आपको वही लिख देने हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप हर एक पॉइंट को थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिखो ताकि वो लगे कि हाँ 2 मार्क्स का एक पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था पर्टिकुलर, उसमें से मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से स्कैनर में से क्वेश्चंस आते हैं और किस क्यों हमें स्कैनर्स खरीदने चाहिए, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्कैनर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो ले लेना अगर नहीं लिए हैं तो। और इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। आई होप ये हमारी फर्स्ट क्लास आपको समझ में आई हो, बेनिफिट मिला हो। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो और इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्टिव होंगी, कि ये जो टॉपिक था ये तो बहुत लीनियंट था, बट स्टार्टिंग तो मुझे यहीं से करनी थी ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, और टाइप्स ऑफ कंपनी विद एग्जाम्पल, की होल्डिंग, एसोसिएट, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, साथ ही में अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम पे मेरे ऑलरेडी ऑडियो नोट्स अपलोड हो रहे हैं, और 30 डेज चैलेंज भी चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी मैंने बात करी है रिलेटेड टू दिस क्लास। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिवीजन का फ़ायदा हो। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।